हेलो एवरीवन। अभी आज अपने इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने अपनी प्रीवियसली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे कि था हमारा कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मैं सिंबल से लिख देती हूँ, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली ये चार चीज़ें जो हमने पढ़ी, ठीक, इन सब का क्या इफेक्ट होता है कि अगर जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज कर दें। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसका कुछ कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। ये चारों वैल्यू कुछ अलग अलग होगी, लेकिन अब ये जो हमने लिया, सोचो पहले ये V1 वॉल्यूम था, अब इसके अंदर हमने वाटर और डाल के इसको V2 कर दिया, ठीक। तो अब इन चारों की वैल्यूज में इस डाइल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट आएंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो उसके लिए आपका ये चारों टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। तभी आप आगे समझ पाओगे कि इस डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होने वाली है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, सिंबल पे डाल देती हूँ मैं, कंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी कंडक्टिविटी कप्पा, उसके बाद आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दोनों सेम टू सेम रहेगी। इन दोनों में से मैं एक का बता दूंगी, दूसरा सेम रहने वाला है, एकदम सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन भी क्या है, ये रिलेशन है, ठीक। और इन सब की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है। देखो, वही हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, अब अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसके कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक। अब सबसे पहले तो ना हम यही आ जाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमने देखा था कि दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। और ये जो आप स्टडी करने वाले हो, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशंस अलग होती हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशन अलग होती है। देखो, ऐसा कभी कभार हो सकता है, जैसे सपोज आप मोलर कंडक्टिविटी लेते हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग के केस में भी बढ़ती है, वीक के केस में भी बढ़ती है, बट द थिंग इज आपको अलग से क्यों पढ़ना पड़ेगा, इसकी वजह अलग है कि इसमें मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, इसमें क्यों बढ़ी, इसकी वजह भी अलग है। कंडक्टेंस का भी सेम है, ठीक है। तो वो जो वजह है कि वो सोल्यूशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग के अंदर या वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी में चेंज क्यों आया, वो वजह अलग होगी, इसलिए हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आप समझते होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं जो 100% डिसोसिएशन देते हैं, ऑलमोस्ट 100%, अराउंड 100%, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अल्फा, या आप यहाँ पे अल्फा क्या होता है, 1 अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये अल्फा होता है काफ़ी कम होता है 1 से, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, आयनाइजेशन बहुत कम होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व किया है, सपोज यहाँ पे आपने M+X- इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ये इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन के अंदर बहुत कम आयनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 100% आयनाइज होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपने कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। चलो, कंडक्टेंस की बात करने से भी पहले हम एक फैक्टर समझते हैं। देखो, हमने सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, और एक सॉल्वेंट लिया,
ठीक। तो ये जो आपकी टर्म्स मैंने बताई है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो, एक तो वही चीज़ कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसको हम इन स्पेसिफिक केस सॉल्यूट बोल सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस कैसी है। ठीक है, तो ये एक तो इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट की इंटरेक्शंस कैसी है। ठीक है, अगर ये इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हुई तो आपका कंडक्टेंस बहुत कम होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, आपका सॉल्यूट और जो आपने सॉल्वेंट लिया है उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसी है। ठीक है, और तीसरी चीज, जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरेक्शंस कैसी है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना कंडक्टेंस देगा। ठीक है, और इन्हीं तीनों फैक्टर्स के बिहाफ पे यही तीनों फैक्टर्स है जो बताते हैं कि कंडक्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस कम कर दें हम तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस को भी अगर हम कम कर दें तो भी आपका कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अगर ज़्यादा हो जाएंगी मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन हो रहा है तो मतलब आपका कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर इस तरीके से काम करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में हमारे कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कंडक्टेंस मतलब जी। ठीक है, देखो, हमें ना सिर्फ डेफिनेशन ही देखनी पड़ेगी और हमें हमारे आंसर्स मिलते जाएंगे कि अगर हम डेफिनेशन से समझे क्या इफेक्ट करने वाला है। ठीक, अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस क्या होता है, एबिलिटी होता है चार्ज को फ्लो कराने की। ठीक है, और ये जो कंडक्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। पहली चीज तो ये। ठीक है, और दूसरी चीज ये डिपेंड करता है कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, उन आयंस के बीच में इंटरेक्शंस कैसी है, आयन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पढ़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कंडक्टेंस का केस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना आयनाइजेशन होना था उतना हो लिया। ठीक है, आपने ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम शुरू में V1 था, अब आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, इसके अंदर और लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा ये हमें बताना है। देखो समझते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है इसका मतलब क्या है कि इसका आयनाइजेशन तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आयनाइजेशन अच्छा है तो ये जो अब सॉल्वेंट इसके अंदर डला ये क्या करता है, ये जो दो आयंस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को ज़्यादा कर देता है। ठीक है, और डिस्टेंस को कैसे कम करना, थोड़ी ज़्यादा करता है, इन दो आयंस के बीच की इंटरेक्शंस को कम कर देता है। ये जो बीच की दो आयंस के बीच के इंटरेक्शंस है, ज़्यादा सॉल्वेंट आके इस इंटरेक्शन को कम कर देगा। और अगर ये इंटरेक्शन कम हो जाएगी तो ये जो हमारे आयंस हैं इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, ये फ्री है घूमने के लिए। देखो, अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है तो ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं, फ्री नहीं मूव होने देते। लेकिन जब ये फ्री हो जाते हैं, इनकी इंटरेक्शंस कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है फ्री आयंस, इन आयंस की। ठीक है, और जैसे ही मोबिलिटी बढ़ती है तो हमें पता है मोबिलिटी बढ़ती है तो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको समझ में आया होगा कि कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, देखो अल्फा बहुत कम है। ठीक है, जैसे ही आपने सोचो ये कंटेनर लिया, इसके अंदर पहले इतना वॉल्यूम था V1, आपने इसको डाइल्यूट कर दिया V2। जब आपने डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था DOD ये बढ़ने लग गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जो आपका वीक एसिड था वो ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा आयनाइज हो रहा है तो आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो आपका कंडक्टेंस क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में,
ये भी बढ़ रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। लेकिन दोनों जगहों पे आप देख सकते हो रीजन अलग अलग है। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आयनाइजेबिलिटी बढ़ रही है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो कम सॉरी यहाँ पे उसकी मोबिलिटी बढ़ रही थी, और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, आयनाइजेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट हैं उनकी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस कम हो रही हैं, और उस वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है, और उस वजह से उनका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ रहे हैं तो आपका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो था एकदम सिंपल केस कि आपका कंडक्टेंस का क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी का क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप कंडक्टिविटी का भी कर लोगे। देखो मैंने क्या बोला था कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हम कंडक्टिविटी लेके चलेंगे, क्या होती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय a unit volume of electrolytic solution। और हमने क्या बोला था कि हमारे पास अगर एक 1 ml सोल्यूशन है, वो जितना कंडक्टेंस देगा उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे कप्पा। अब देखो हमारे पास ये कोई सोल्यूशन था, ठीक है, इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ आयंस है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में ये यही रहने वाला है। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर पानी और ज़्यादा डाल दिया, सॉल्वेंट और ज़्यादा डाल दिया, तो देखो जो पर ml नंबर ऑफ आयंस थे वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, देखो इधर क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम का है, ये सिर्फ एक 1 ml वॉल्यूम के लिए डील कर रहा है, तो अगर आप इसका डाइल्यूशन करोगे तो आपको दिखेगा कि जो 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस थे वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। उस वजह से आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो आपकी कप्पा है वो डिक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। ठीक है, तो आपका कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग के केस में भी, वीक के केस में भी। रीजन अलग अलग था लेकिन कंडक्टिविटी का रीजन सेम रहेगा, क्योंकि पर ml जो नंबर ऑफ आयंस थे वो कम हो गए। देखो इस पूरे सोल्यूशन के अंदर तो क्या चेंज हो रहा है वो आपको पता चल गया, लेकिन बात सिर्फ 1 ml की ली जाए। देखो आपने एक 1 ml सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसका कुछ कंडक्टेंस है, सॉरी कंडक्टिविटी है, आपने इसको ना इसके अंदर 10 ml पानी डाल दिया, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। ठीक है, अब इसका कंडक्टेंस मेजर करोगे तो जो अब इसमें से 1 ml हम आपने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आयंस थे इस सोल्यूशन के, और अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो कम नहीं हो गई, इसीलिए इस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कम। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस तो इसी सोल्यूशन का मेजर किया, इसमें से किसी 1 ml का थोड़ी ना किया है, इसमें से क्या है, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम का करना है, टोटल का नहीं करना है। देखो कंडक्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि इस पूरे के अंदर जो क्राउडेडनेस थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो इस पूरे ने जो रिजल्ट दिया वो था, लेकिन वहां पे सिर्फ 1 ml का था। ठीक है, इसलिए वो कंडक्टिविटी कम हो गई। तो ये तो था कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का, जो कि काफी सिंपल था। अब हम आते हैं कि अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, तो उसका क्या ट्रेंड रहेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए भी वही आपको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के अलग अलग केस लेने पड़ेंगे आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वही देखो, आप थोड़ा सोच के देखो कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या थी। आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या थी कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है और वो जितना कंडक्टेंस ऑफर कर रही है, दैट इज ओनली द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और आपने फॉर्मूला क्या लिखा था ठीक है, ये आपने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था, और आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी कर दो। ठीक, बस इतना ही तो डिफरेंस था। ठीक, अब आपको ये बताना है कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आपका मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। देखो अगर आप देखो तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो कप्पा पे और दूसरा ये चीज़ क्या है, वॉल्यूम पे।
ठीक है। आपकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर ये ml में है तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को ले जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना था, 1 था, ठीक है। तो 1000 अपॉन मोलैरिटी, 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो ये क्या टर्म हो गई, ये वॉल्यूम ही तो है और कितने हैं, ml में, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ अभी, ठीक है। अब आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी थ्योरेटिकली देखो, वैसे भी समझाऊंगी मैं, किस किस पे डिपेंड करती है, कप्पा पे और वॉल्यूम पे, ठीक है। जब आप डाइल्यूशन करते हो आपका ये तो क्या होता है, घटता है, ठीक है, और आपका जो VML है वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, इसलिए आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज ही करती है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो जो ये वॉल्यूम फैक्टर रहता है ये डोमिनेटिंग होता है आपकी मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए कि वो बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आप लगाओ, मैं बताती हूँ आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको प्रेजेंट करेंगे हम लैम्डा इन्फिनिटी मोलर, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होती है, चलो देखो, हम चलो ऐसे मानते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 100 ml था, ठीक है, और उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो कुछ ऐसे दी हुई है, चलो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दी हुई है, ठीक है। अगर अब इसको हम 110 करते हैं तो लगा लो ये 11 हो गई, जस्ट इन अज्यूमिंग इट, ठीक है। अगर इसको 120 कर दिया तो ये 12 हो गई, ऐसे हम इसको बढ़ाते गए, सपोज 150 ml हो गया, ठीक है, तो ये कुछ 16 हो गई, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया जैसे सपोज 200 ml सोल्यूशन हो गया, अब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लगा लो आप 220 ही हो गई, ठीक है। इसके बाद आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ाते रहो, 210, 220, 230, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। देखो ऐसे थोड़ी ना होता है कि 100% वाटर हो जाएगा तभी भी ये बढ़ती रहेगी, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब और ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़नी बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होती है हम उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट मैक्सिमम डाइल्यूशन, ठीक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटी लगाया है, ठीक है। और माना ऐसे जैसे माना जाता है कि कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं, टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो आपको कंडक्टिविटी मिली ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब ये बात आती है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो हमारी कंडक्टिविटी सॉरी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है। और हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पैटर्न भी सेम रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास क्या पैटर्न होने वाला है। देखो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और आपने इसके अंदर डाइल्यूशन किया तो वही बात है इसके अंदर देखो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 1 ही मोल है, ठीक। अब आप इसके अंदर डाइल्यूशन करते रहो, क्योंकि आप डाइल्यूशन करते हो तो जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या आपके आयंस हैं उनके बीच की इंटरेक्शन कम हो रही है, उनकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ रही है, और ये मोबिलिटी बढ़ रही है तो इसका
लेमडा एम भी बढ़ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग की बात हो गई। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है या आप बोल रहे हो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो आपके लेमडा और एम की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, और आप समझ गए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद इतनी सी तो बात आप कंडक्टेंस सही समझ गए थे। ठीक है, और क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो यही होना था, और सेम बात आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए करने वाले हो। ठीक है, अब इसी बात को बताने के लिए स्पेसिफिकली इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक इक्वेशन आई, उसको बोलेंगे डिबई हक्केल ऑनसागर इक्वेशन। ये क्या कहती है? ठीक है, ये सिंपली ऐसे कहती है कि अगर एक ग्राफ की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें तो इस वेरिएशन को हम कैसे दिखाएंगे। इधर लिखेंगे अंडर रूट सी, देखो ये भी बात करेंगे कि अंडर रूट सी मतलब कंसंट्रेशन का अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आई मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, इस साइड आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऊपर आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये लगा लो, इस तरीके की लाइन आती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अंडर रूट सी और लैम्डा वन का ही ग्राफ क्यों प्लॉट किया गया, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो सिंपल होता है ना समझने के लिए, कोई और उल्टी सीधी शेप आ जाती है आपको कैसे जस्टिफाई करते हैं। ये एक प्रेजेंटेबल शेप है समझने के लिए लीनियर, कि इस और इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो एक लीनियर लाइन आ जाती है। ठीक है, और जब लीनियर का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वही करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये जो यहाँ पे कट कर रहा है, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोलर आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इससे ज्यादा आपका मोलर कंडक्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, देखो तो जो आपका इंटरसेप्ट हो गया वो सी तो आपको पता चल गया कि वो ये है। ठीक है, स्लोप अभी आपको मैंने कुछ नहीं बताया है, एक्स आपको पता चल गया अंडर रूट सी है, वाई आपको पता चल गया लैम्डा एम है। ठीक है, और क्या है आपका, ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक, अभी मैंने ये कुछ बोला नहीं है, ये क्या है, सपोज ये यहाँ पे ए है। ठीक है, इसको भी बात करेंगे। अब देखो ये जो आप स्लोप इधर देख रहे हो, आपको स्लोप के बारे में इतना तो पता होगा कि आपका स्लोप अगर इस तरीके का होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है, अगर इस तरीके का होता है तो ये देखो, ये जो ये वाला स्लोप की वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, देखो अगर आपका एंगल लेस देन 90 है तो आपका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर आपका एंगल मोर देन 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो आपका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एंगल कितना है, देख लो, मोर देन 90 है। ठीक है, तो ये स्लोप आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दिया और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक, और ये जो इक्वेशन आ गई यही है डिबई हक्केल ऑनसागर इक्वेशन, और ये क्या कहती है, ये यही कहती है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, देखो सपोज ये तो ये इस साइड है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग साइड है, अगर आप डिक्रीजिंग साइड में चलो, आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाते हो आपका जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, मोलर कंडक्टेंस की, वो इंक्रीज करती जाती है और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाती है। उस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद चाहे कितना ही वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, उससे ज्यादा वो वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, वो वहां पे लिमिट हो गई। और देखो स्लोप मैंने कितना कम लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीज है वो ग्रेजुअली है, एकदम से नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो ये भी लाइन दिखाता है कि देखो अगर कुछ इस तरीके का इंक्रीज होता तो वो भी काफी रैपिड हो जाता, लेकिन यहाँ पे यहाँ से इस साइड जा रहे हैं, डाइल्यूशन हो रहा है ना, इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत स्लोली हो रहा है। इसीलिए हम एक कम स्लोप की लाइन बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। और अगर ये स्लोप बहुत ज्यादा है, देखो दो इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए आपको ए और बी, ठीक है, और आप लोगों को बोला हुआ है कि एक का ग्राफ ये है, एक का ग्राफ ये है, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों? इसका
इसका ग्राफ ऐसा क्यों है? देखो जो B है वो कम स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक सिंगल फैक्टर होता है उसका कंडक्टिव, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिंगल फैक्टर क्या होता है? मोबिलिटी, ठीक है। लेकिन आप अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखो, ठीक है, मोबिलिटी तो बढ़ती है, मोबिलिटी तो आयंस की, उसके साथ साथ क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर है ये गवर्न करते हैं ना कि आपका लैम्डा एम कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में सिर्फ एक मोबिलिटी का होता है, ठीक है। और अगर कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर है, बहुत वीक नहीं कह रही मैं, कंपैरेटिवली, जैसे कि ए काफी स्ट्रॉन्ग है, बी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उस केस में जो जिसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर रहेगा वो वीक रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। स्लोप बहुत कम रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक। तो ये कहानी थी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये इक्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको अच्छे से, ये ऐसे लिखी होती है, ठीक है। अब थोड़ी सी ना इस पे बात कर लेते हैं। ए, ये जो हमारा स्लोप आया, नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ये एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये बताता है, ठीक है, ये हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, और सॉल्वेंट सॉरी सोल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। ये ए सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस को भी बताता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो बहुत अच्छी वैलिड हो रही थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप निकाल सकते हो कि आपका मैक्सिमम कितना आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर, जैसे कि आपने यहाँ से शुरू किया, जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करना शुरू किया, ठीक है, आपकी कंडक्टिविटी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और एंड तक क्या होता है? बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और ये जो ग्राफ होता है ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है, कहीं पे भी कट नहीं करता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी मोलर कंडक्टिविटी दो चीज़ों से बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयन से, मोबिलिटी से, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन होता रहता है, ये मोबिलिटी आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी ना इस एक्सिस को मीट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, जैसे कि इस केस में तो क्या था, कट गिर रहा था, आप इंटरसेप्ट से बता सकते हो कि आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ये फैक्टर नहीं बता सकते हो, ठीक है। ये इस इक्वेशन की लिमिटेशन है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कैलकुलेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा उससे पहले हम अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ी खुल के बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, ठीक, जैसे कि हमने ये एक कंटेनर लिया, इसके अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लगा, डाइल्यूशन किया, ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और एक जो नंबर ऑफ आयंस बढ़े हुए हैं उनकी मोबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर्स आपको मिले यहाँ पे, ठीक है, इनकी वजह से जो आपकी लैम्डा एम है वो बहुत स्पीडली इंक्रीज करती है, ठीक है। और उसी की वजह से जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और ये ग्राफ कहीं पे भी वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, और अगर ये वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो आप कभी भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी नहीं निकाल सकते हो, आप नहीं बता सकते हो कि मैक्सिमम कितना इंक्रीज करेगा। तो ये जो आपकी डिबई-हक्केल आपकी ऑन-सैगर इक्वेशन होती है वो यहाँ पे फेल कर जाती है, वो नहीं बता पाती कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस दे सकता है या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी लिमिटेशन हो गई, ठीक। तो इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हुई है, ये स्ट्रॉन्ग के में तो बहुत अच्छी वैलिड है ये, ठीक है। तो इसी लिमिटेशन को हटाने के लिए नेक्स्ट हमारे अपनी मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया, ठीक है, वो आया एक लॉ के थ्रू, ठीक। अभी हम नेक्स्ट उसी को पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ठीक है, और हमने इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखनी है,
ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ठीक, तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक लॉ आया, उसको बोला गया कोलरोश लॉ। ठीक है, इस लॉ का नाम ही ये है कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मैं बता देती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। देखो, ये सिर्फ वीक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल थी। ये जो लॉ है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक के लिए भी। लेकिन पिछले वाला अपना वीक के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वीक के केस में हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सोचो एक कैटायन है, ठीक है, ये फॉर्मूला है इस इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो इसके अंदर इतने कैटायंस हैं, इतने एनायंस हैं। ठीक है, तो ये कोलरोश लॉ क्या बोलता है कि जब ये सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन होगा, सपोज हमने इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया, ठीक है, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 ले ली हमने, ठीक, डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तब हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक हो या स्ट्रोंग हो, ठीक है, जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, और अब हमारे पास दो आयन्स है, एक कैटायन है, एक एनायन है। ठीक है, AY प्लस BX माइनस, तभी तो इनकी मल्टीप्लिसिटी आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो जो ये हमारा कैटायन है, ठीक है, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी होगी, इस आयन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको लैम्डा, छोटे वाले लैम्डा से, ये देखो अल्फाबेटिकली होता है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स, तो ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है। ठीक है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, AY प्लस की, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखो आपको कहीं कहीं पे ये इन्फिनिटी की जगह 0 भी मिल जाता है, उसका मतलब है कंसंट्रेशन 0। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 0 डाल दे तो कंसंट्रेशन 0, वो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दैट इज इक्वल थिंग। ठीक है, तो अगर हम किसी आयन की कंडक्टिविटी प्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल लैम्डा से करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन की करेंगे तो अपने कैपिटल लैम्डा से करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। तो किसी आयन की जो कंडक्टिविटी होती है वो, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स जितने प्रेजेंट है, चाहे वो कैटायन है या एनायन है, वो टोटल नंबर ऑफ आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले तो मैं ये स्टेटमेंट ही दे देती हूँ कि ये कहता क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो, क्योंकि ये एप्लीकेबल है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सिंबल से लिख देती हूं मैं, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ठीक है, इसी के बारे में बताना है कि ये कितनी होगी, विल बी द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ
cations and anions present in solution, ठीक है, which is multiplied by the number present in by the respective number present in the formula unit. ठीक, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस जितने प्रेजेंट होंगे उसी के इक्वल होगी आपकी कंडक्टिविटी, सॉरी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, ऊपर लिख देती हूँ, तो कैसे लिखेंगे, देखो यही तो मैंने बोला है, किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली आपके कैटायन प्लस आपके जो आपने एनायन लिया है, ठीक, इनकी कंडक्टिविटीज के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये इनकी देखो, ये लैम्डा है ए का, इस कैटायन की, चलो इसको सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, ठीक, और ये है, ठीक, लेकिन बस इतनी नहीं, इनको इसकी फॉर्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट या सॉरी आयंस प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे x से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे y से। ये बात बोली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में नहीं। ठीक है, ये जो आपकी सॉल्यूशन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल आएगी। टोटल सॉल्यूशन के अंदर इतने ही तो कैटायन प्रेजेंट है, x इंटू इतने, ठीक है, सॉरी x नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट है, y नंबर ऑफ एनायन प्रेजेंट है। एक कैटायन की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो इतनी है ना, इतनी तो है। सपोज आपके पास ये कैटायन प्रेजेंट है ना, एक की इतनी है और टोटल कितने हैं कैटायन इनटू x, तो इतने। दूसरा कौन सा है, ये B वाला एनायन प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ जितने B के एनायन होंगे तो उन दोनों के सम के इक्वल आएगी। क्या कहता है कि ये जो टोटल सोल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी इसके आयंस की कंडक्टिविटी के इक्वल आएगी जितने इस सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, ये थी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। और अगर यही बात आपको बोली जाए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में तो बात कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है, इक्विवेलेंट में आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनकी मल्टीप्लिसिटीज। इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे लैम्डा ऑफ ए और बी से ही चला लो, चलो आप, लैम्डा ऑफ बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये जो लैम्डा ऑफ ए है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे जितना इस पे चार्ज है, y प्लस चार्ज है ना, y प्लस चार्ज है, और ये जितनी b की है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर कितना चार्ज है, x मत चार्ज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि आपने MgCl2 ले लिया, ठीक है, तो अब इसकी ये मल्टीप्लिसिटी से मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, चार्ज से मतलब है। अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले में इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो जो आपका मैग्नीशियम है वो Mg2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोराइड -1 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनने वाला है, Mg2+ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना है, क्लोरीन पत्र एक ही रहता है, ठीक है, क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, समझे आप, ये जो वही हमारा मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में जो रिलेशन होता है हमने वही यूज करना है। ठीक है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लॉ है ये हर एक स्ट्रॉन्ग वीक सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पे पे वैलिड होता है। इस पे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग पे नहीं चलेगा या वीक पे नहीं चलेगा, ये सब पे चलेगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आपको बताया जाए, फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास HCl है, ठीक है, HCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप कैसे निकालेंगे? वो जो HCl की मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो क्या होगी? लैम्डा इसके कैटायन प्लस एनायन के नंबर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके H प्लस की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इसकी क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसके इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाए, MgCl2 आ गया, सोचो जब आयन की लिखेंगे कंडक्टिविटी तो स्मॉल लैम्डा की में, जब हम सोल्यूशन की लिखेंगे तो कैपिटल लैम्डा की में। ठीक है, वही बात है। यहां पे कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन है? 2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब ये बात आती है कि ये जो आपका लॉ है ये कहाँ कहाँ काम आता है। इससे हम किसी भी ऐसे सॉल्ट की, अब देखो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, देखो ये जो कंडक्टिविटी है, आयनिक कंडक्टिविटी मैं इसको बोल रही हूं, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये एक आयन की कंडक्टिविटी है जब वो सॉल्यूशन मैक्सिमम डाइल्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी, ऐसे ये है आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब जो किसी आयन की प्रॉपर्टी होती है ये फिक्स रहती है। देखो यहाँ पे जो H प्लस की वैल्यू है ये हमेशा सेम रहेगी। अब चाहे वो H प्लस का HCl का H प्लस हो, चाहे वो H2SO4 का हो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब सेम रहेगी तो अगर हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट या हमने बनाया कि जिसके कैटायन या एनायन की हमको मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी हमें नहीं पता, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चलो देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं। हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो देखो, एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया HCl, ठीक है, दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, ठीक, तीसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COONa। ठीक, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए। ठीक, अब अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी मोलर कंडक्टिविटीज देखें तो वो यही होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो ये जो H प्लस की वैल्यू है ये सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, दूसरा अगर हम NaCl के लिए यही इक्वेशन लिखते हैं, चलो यहाँ पे NaCl डाल दो, यहाँ पे HCl डाल दो। ठीक है, NaCl के लिए क्या होगी? ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया CH3COONa, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस, देखो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आई। अब देखो अगर हमसे ये सारा डेटा देके हमसे कोई ये पूछ ले कि अब आप बताओ कि CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है, तो आपको करना क्या है? सिंपली 3 इक्वेशन है, आप देख लो किसको सब्ट्रैक्ट करें किसको ऐड करें कि हमारे पास ये बन जाए। ठीक देखो ये किस किस से बनेगा?
CH3CO नेगेटिव और H प्लस से बनेगा, ठीक है। वो किस किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो और हमने घटाना क्या है, थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा अगर हम इन सबको करेंगे, तो ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, इन दोनों का लैम्डा इंफिनिटी HCl प्लस लैम्डा इंफिनिटी CH3CO Na माइनस सेकेंड इक्वेशन लैम्डा इंफिनिटी HCl किसके इक्वल जाएगा, लैम्डा CH3COONA सॉरी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों तो बचे, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। और इसको, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों आयन से बना हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी की स्ट्रॉन्ग या किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अलग अलग वैल्यू दे दी जाए तो उसके रेस्पेक्टिव कैटायंस एंड आयंस को आप ऐसे ऐसे लिखोगे और आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जो ये लॉ है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज निकालने के लिए, ठीक है। और कहाँ काम आता है, एक चीज और देख लेते हैं कि ये लॉ और कहाँ काम आने वाला है। इस लॉ की जरूरत इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन में पड़ती है, वो है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्पेसिफिकली जब आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करते हो उतना ज्यादा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, जितनी अल्फा की वैल्यू बढ़ती है उतनी आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। सोचो जब हमने शुरू में इन द वेरी बिगनिंग जब C1 कंसंट्रेशन थी, ठीक है, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज अल्फा 1 था, ठीक है। जब कंसंट्रेशन शुरुआत में थी तब अल्फा 1 था, तब जो हमारा इस सोल्यूशन इन जो सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो लैम्डा m थी, सिंपल, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि सपोज हमने ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, मतलब शुरू में जब C1 कंसंट्रेशन थी तो इसका अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m लगा लो, ठीक है, m1 लगा लो, चलो, ठीक है। ये एकदम शुरुआती टाइम में था जब एकदम शुरू में हमने सोल्यूशन लिया। जब हमारी कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाती है तब लगा लेते हैं कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ बढ़ के 2 हो गया, ठीक है। इसको अल्फा 2 ले लेते हैं और इस टाइम पे जो हमारा कंडक्टेंस होता है मोलर कंडक्टेंस उसको m2 ले लेते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यही तो है, ठीक। और अगर देखें, हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है किसी भी टाइम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है, समझ लेना इसको, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक। ऐसे ही जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तभी भी ये किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा 2 पे, इस टाइम पे अल्फा 1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, ठीक है। और एक चीज और, जब हम कहते हैं कि हमारी जो कंसंट्रेशन है टेंड्स टू इंफिनिटी, डाइल्यूशन, ये यहाँ पे ना कंसंट्रेशन 0 लेके चलिए, सॉरी इंफिनिटी नहीं, डाइल्यूशन है इंफिनिटी, तो ठीक है। जब कंसंट्रेशन 0 है आपकी
ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं, जो अल्फा है वो मैक्सिमम हो गया 1, जितना डिसोसिएशन हो सकता था वो मैक्सिमम है, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा 2 की वैल्यू है वो क्या हो गई 1, अल्फा 1, ठीक है। तो अब अगर आपको ये सारा डेटा पता है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी पता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अल्फा लैम्डा m, जिस भी कंसंट्रेशन पे है अल्फा 1, ठीक है, और लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक। सिंपली आपको अगर दे दिया जाए कि C1 कंसंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी थी, तो आपसे पूछ ले कि लैम्डा कितना होगा, तो आप निकाल लोगे, ठीक। वैसे भी लैम्डा क्या होता है, समझो इस बात को, सॉरी आपका अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन, और हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब हमें मिलती है, जब टोटल नंबर ऑफ आयन कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और किसी कंसंट्रेशन में भाई जितना डिसोसिएटेड हुआ उतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो इसका ये भी एक यूज था। और एक चीज और कि अगर आपको किसी कैटायन एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी पता है तो आप उसकी मोबिलिटी भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर ये कोई कैटायन है, जैसे सपोज ये किसी भी कैटायन, ये सपोज कोई A+ कैटायन है, ठीक है, और लैम्डा A+ उसकी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आयनिक कंडक्टिविटी है इसकी। तो अगर आपको इसकी मोबिलिटी निकालनी है तो आप इसको फैराडेज कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, ये ना आपको इसकी मोबिलिटी मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा कोलाज लॉ के बारे में कि आप कैसे कैसे निकालोगे। हम थोड़े से अभी जितना भी हमने पढ़ा है अपने इस लेक्चर में उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, लेक्चर नहीं अपने चैप्टर को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए of a 0.10 molar weak acid HA in a conductivity cell is ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द सेल कांस्टेंट इज 0.78 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, एंड एसिड की molar conductivity at 0 concentration of acid is 390 Siemens centimeter square mole inverse, ठीक है। आपको बताना है कि what will be the degree of dissociation alpha, ठीक है। अभी तो आपने किया, अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात है जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दी हुई है, ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने निकाल लिए। अब देखो आपको ना ये नहीं दी हुई है,
बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन है, वीक एसिड है, ठीक। तो वीक एसिड की इतनी कंसंट्रेशन जब है, ठीक, और जब इसका मैक्सिमम डायलेशन होता है, मतलब जब ये मैक्सिमम डिसोसिएट हो पाती है, तो ये इतना मोलर कंडक्टिविटी देती है, ठीक है। तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक। तो अगर आप इस सोल्यूशन का निकाल लो कि आपका ये वैल्यू कितनी है, तो आप सिंपली निकाल लोगे। देखो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 2.0 10⁻³ ओम दी हुई है, ठीक है। और आपको क्या पता है, जो आपका आर है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी L/A, और ये L/A क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, कहीं पे 0.78 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आपका आर कितना दिया हुआ है, 2.0 10⁻³ ओम, ठीक है, रो इंटू 0.78, ठीक। तो आपका रो कितना मिल गया आपको, 2.0 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.78। और ये जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कप्पा, इसकी रिवर्स 0.78/2.0 इंटू 10⁻³, ठीक है। हमारे पास अपनी कप्पा आ गई। अब इससे हम निकालेंगे अपनी मोलर कंडक्टिविटी। उसका फॉर्मूला क्या है, 1000 कप्पा m, ठीक है। 1000 कप्पा की वैल्यू 0.78, 2.0 10⁻³ और मोलैरिटी कितनी है, 0.10, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई 0.78 0.10 इंटू 2.0, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो आपको क्या मिलने वाला है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.78 0.10 2.0 और यहाँ से क्या मिला हमें, 390, ठीक है। यही तो है ना इसकी वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हट गया यहाँ पे, ठीक। और वन अपॉन 100 विच इज 0.01, आपकी ये क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का देख लो, एक न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है अपनी। इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप लगा लो लैम्डा एम इंफिनिटी, किस किस की, NaCl की, ठीक है, HCl की, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, CH3COONA की दी हुई है, ठीक है। कितनी है, 126.4 425.9 और 391.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको एसिटिक एसिड की ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रीवियसली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपना खुद कर लेना। उसके बाद हम एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। प्रॉब्लम है द सीक्वेंस ऑफ ionic mobility of
NaCl at concentration C and at infinite dilution lambda C and lambda infinity, ठीक है, is given by respectively then tell us the correct relation between lambda C and lambda infinity is given by ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, सेकंड ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन अभी तो पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, लास्ट ऑप्शन क्या था, द सीक्वेंस ऑफ फाइंडिंग मोबिलिटीज ऑफ NaCl। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन C। देखो मोबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए आप पजल मत करना कि मोबिलिटी कैसे निकलती है। देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला यही तो है कि जो उसका लैम्डा है उसको फेराडेज कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है, यही हो जाएगी उसकी मोबिलिटी, ठीक। तो ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो मोबिलिटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी आयनिक कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन वैलिड है। ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी डिबे-हक्केल-ऑन-सागर इक्वेशन, और वो क्या है, वो यही तो है, ठीक है। और ये क्या है हमारा लैम्डा m, ये क्या है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। और क्या लिखी थी हमने, क्या लिखी थी कि यहाँ पे ये a लिखा था, उसकी जगह यहाँ पे ये b दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो लैम्डा m है ये यहाँ पे क्या है लैम्डा m इन्फिनिटी, ये लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस a अंडर रूट c, इतनी मैक्सिमम होगी, इसमें से ये इतनी घटा दो, ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन वैलिड हो गई, ठीक। उसके बाद आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, इसके बाद आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, 1 बाय 1 अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। बाकी आप NCERT बेस्ड अपनी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आगे के लिए पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।